Hello everyone, welcome to Administrative World and welcome to this session of Public Administration. आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर के बारे में। प्रोमिनेंट थिंकर जो रहे हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर, उनका आज हम थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ा उनके बारे में, उनकी जो प्रोमिनेंट थ्योरी है उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बारे में। लास्टली मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि किस तरीके से हम थिंकर्स को स्टडी करेंगे। सेकेंड चीज कि थिंकर्स में कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, उस हिसाब से। सो सबसे पहले जिनका जिक्र आएगा दैट इज टेलर। अमेरिका के सिटीजन हैं और जाने जाते हैं न केवल अपनी थ्योरी के लिए बल्कि अपनी इन्वेंशन के लिए भी। याद रखना, आने वाले थिंकर्स जो हैं मोस्ट ऑफ ऐसे होंगे जिन्होंने मेनली काम जिनका ज्यादा नहीं है, ठीक है, वर्किंग एक्सपीरियंस शायद उतना ज्यादा ना हो, उनकी थ्योरी ज्यादा प्रोमिनेंट है। कहने का मतलब ये है कि बाकी थिंकर्स ज्यादा स्कॉलर वाला एस्पेक्ट रखते हैं, जबकि टेलर जो है जितने स्कॉलर वाला एस्पेक्ट रखते हैं उतना ही एक वर्कर का एस्पेक्ट भी रखते हैं। यानी इनकी जो थ्योरी थी वो डेवलप करी इन्होंने जब ये काम कर रहे थे, जब इंडस्ट्रीज में जो प्रॉब्लम आ रही थी उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सॉल्यूशंस डिजाइन किए। ओके, टेलर का मकसद कोई थ्योरी देना नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। टेलर का मकसद कोई भी थ्योरी देना नहीं था, ना ही एग्जिस्टिंग लिटरेचर के ऊपर कमेंट करना था, क्योंकि बाद में आने वाले थिंकर्स ने या तो टेलर के बारे में बोला या फिर टेलर के अगेंस्ट बोला, तो टेलर ने बेस बना करके दिया। टेलर ने जो थ्योरी दी, जो बातें बोली, ये याद रखिएगा, थ्योरी नहीं कहती मैं उनको। टेलर ने जो बातें बोली वो बातें थी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को इंश्योर करने के लिए टेलर ने जो है अपनी थ्योरी डेवलप करी थी। ओके, तो थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं एंड उनकी मेन थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। बट बिफोर टेलर उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो फ्रेडरिक विंसलो टेलर, इनका पेंसिल्वेनिया जर्मन टाउन, वहां पर इनका जन्म होता है 1856 में। 1873 में, यानी कि जब वो 18 साल के थे, तो उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी, एंटरप्राइज हाइड्रोलिक वर्क्स, और वहां पे अप्रेंटिस यानी कि एक वर्कर के तौर पे उन्होंने 4 साल काम किया था बिना कोई वेजेस के। ओके, देन 1878 में वो चले गए मिडवेल स्टील कंपनी में और एज अ लेबरर, तो वहां पर भी लेबरर की तरह काम कर रहे थे, बट धीरे धीरे उनका प्रमोशन होता गया। ही वाज प्रमोटेड एज अ गैंग बॉस फॉर मैन, देन रिसर्च डायरेक्टर, एंड फाइनली बिकेम द चीफ इंजीनियर इन 1884। ओके, आप देख पा रहे हैं कि कुछ ही सालों में, ठीक है, विद इन 6 to 8 ईयर्स, एक लेबर से वो चीफ इंजीनियर के तौर पे प्रमोट कर दिए गए। देन इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल करी एंड बहुत सारे पेपर पब्लिश करे। ये ध्यान रखिएगा, इनके बहुत सारे पेपर जो हैं वो प्रोमिनेंट है। अच्छा, पेपर पब्लिश करने के अलावा भी मैंने आपको बोला था कि इन्होंने इन्वेंशन किया। कौन कौन से इन्वेंशन किए? ही इन्वेंटेड अ कटिंग टूल, स्टील हैमर, हाइड्रोलिक पावर लोडिंग मशीन, टूल फीडिंग मैकेनिज्म, वॉरिंग एंड टर्निंग मिल। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखना। ऐसा आप इनका नाम भूल जाओ तो भी कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आने वाला, बट वाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। देखो, हम बात कर रहे हैं 1880s के आसपास की या 1870s के आसपास की। उस टाइम अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अमेरिका लेट 19th सेंचुरी में अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीक पर था, और उस टाइम पर नए टाइप की इंडस्ट्रीज में वर्कर जो है उतना एफिशिएंटली काम कर नहीं रहे थे। तो टेलर ने क्या करा, नए टूल्स डेवलप करे। उन्होंने सिर्फ थ्योरी नहीं दी, यही मैं कहना चाह रही थी कि सिर्फ थ्योरी नहीं दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि डिसीजन ऐसे लो, काम ऐसे करो। उन्होंने एक्चुअल में बताया कि आप जैसे मैनुअल वर्क हो रहा है, तो मैनुअल वर्क में एक वर्कर को पता तो होना चाहिए कि जो टूल है वो कैसे हैंडल करते हैं। तो उन्होंने एक नया कटिंग टूल बना दिया। जब उनको रियलाइज हुआ कि वर्कर किसी चीज को कट करने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो एफिशिएंटली कट करने के लिए उन्होंने कटिंग टूल बनाया, एक स्टील का हैमर बनाया, हाइड्रोलिक पावर लोडिंग मशीन बनाई। ये क्या थे, ये इन्होंने एक इंजीनियर स्टूडेंट होने के नाते, इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के नाते इन्होंने काफी सारी चीजें जो हैं वो डेवलप करी। एंड फ्रॉम 1901 onward he devoted his time for research for improving the techniques of scientific management till his death on March 1915। तो आप ये याद रख सकते हैं कि लास्ट के 15 इयर्स जो है वो इन्होंने कंप्लीटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट को दे दिया, अपना पूरा जो टाइम पीरियड था। बट उससे पहले इनका जो टाइम पीरियड रहा, ध्यान रखिए कि उससे पहले इनका जो टाइम पीरियड रहा वो किसको डिनोट था, वो किसको दिया इन्होंने, मेनली अपना वर्क को,
ठीक है, थ्योरी डेवलप करने की बजाय इन्होंने वर्क पे फोकस किया। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने 1873, तो 28 to 31 ईयर्स कॉन्टिन्यूसली काम करते हैं और इनका जो वर्क एक्सपीरियंस रहा उसके बिहाफ पे ये अपना कुछ पेपर्स पब्लिश करते हैं और उन्हीं पेपर को हम बेसिस मानते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का। नाउ व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस टू डू अ वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर, काम करने का बेस्ट तरीका, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, तो यही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेलर ने ही सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बोला था, उससे पहले भी कुछ लोगों ने जिक्र किया। अच्छा, टेलर की जो मेजर राइटिंग है वो कौन कौन सी थी? पीस रेट सिस्टम 1885 में आती है, शॉप मैनेजमेंट 1903 में, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल 1906 में, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में। ओके, इसके बाद में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, आपको याद होगा अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की एक स्पेशल कमेटी के सामने उन्होंने एक टेस्टिमनी यानी एक बयान दिया था जो 1912 के अंदर पब्लिश हुआ। अच्छा, आगे डिस्कशन होगा इन चारों बुक के बारे में। ओके, सो फर्स्ट टाइम इवन आई वॉज अ स्टूडेंट, व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट, तो मुझे भी चीजों को समझने में टाइम लगा था। तो आई विल शेयर थिंग्स विद यू, किस तरीके से आप चीजों को रिलेट कर पाते हैं। देखो, किसी की इंपॉर्टेंस को समझना हो ना, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, बट हाँ, थिंकर की इंपॉर्टेंस को समझना हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उससे पहले क्या सिस्टम था, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। अगर मैं कह दूं टेलर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्स वेबर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके बाद वाला सीन देखते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है ये अपने आप में काइंड ऑफ रिवोल्यूशन रहा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी रही, तो आज हम क्या करें, हमारे पास 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को आए हुए, तो हम आज का सिनेरियो लेते हैं, आज के सिनेरियो के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी को या उनकी थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा सा अपोजिट होना चाहिए, इंपॉर्टेंस को समझने के लिए एग्जिस्टिंग सिस्टम को समझो। जैसे कोविड वैक्सीन आई, सो कोविड वैक्सीन की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए वो जो एक फीलिंग थी कि ओके नाउ वी हैव मेड द कोविड वैक्सीन, उसके लिए आपको कोविड का सिनेरियो पता होना चाहिए, तो इजी हो जाता है। सो सेम वही, टेलर के बारे में पढ़ने से पहले टेलर से पहले क्या था वो पता होना चाहिए। सो एज आई टोल्ड यू, अमेरिका में क्या चल रहा था, वहां पे बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला टाइम था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इससे पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले सिंपल मैनेजमेंट थी। अमेरिकन थे कौन, चीजें सिंपल थी, अमेरिकन थे कौन, मेनली नेटिव अमेरिकन्स तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके थे, जिनको रेड इंडियंस बोला गया था। थे कौन ये लोग, वैसे तो यूरोप के ही थे ओरिजिनली, लेकिन ये लोग बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गए। सो इनका जो मेन बेस था वो कहाँ से था, यूरोप से आया। अब आप ये मान के चलो, यूरोप में क्या था, यूरोप में पहले किंगशिप थी और बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, है ना। तो इन्होंने भी किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन देखा होगा, किस प्रकार का जो इंडस्ट्रियल बेस है वो देखा होगा। ऑब्वियसली यूरोप में भी बहुत बाद में, जब इन्होंने रिसोर्स बेस अपना कहाँ से बनाया, कॉलोनीज वगैरह बना ली, तब जाकर के इनका रिसोर्स बेस और मार्केट बेस बढ़ने लगा। तो सेम इन्होंने फील करा था, मतलब एग्जिस्टिंग तो यही सिनेरियो था। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट बिफोर टेलर थिंग्स वर सिंपल, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। सिंपल इन द सेंस, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं एग्जाम्पल एग्जैक्ट अमेरिका का नहीं दे रही, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको यूरोप का। तो आज के दिन हमें पता है कि टेक्सटाइल्स जो हैं, टेक्सटाइल मिल जो है कैसे होती है, एक फैक्ट्री होती है जिसके अंदर रॉ मटेरियल आता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट बाहर जाता है, यानी सारा काम जो है वो एक छत के नीचे हो रहा है। बट बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चीजें कैसे हो रही थी, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बने हुए थे। एक सिटी है, मान लो ये मैं कह दूं सिटी एरिया है, और ये मान लो रूरल एरिया है, ठीक है। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। सिटी एरिया में मान लो कोई मर्चेंट है जो टेक्सटाइल के अंदर अपना ट्रेड वगैरह करना चाहता है, तो मर्चेंट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉटन ग्रोवर जो है, जो फार्मर है, उनके पास जाना पड़ेगा, वहां से कलेक्ट किया, देन उसको जाना पड़ेगा जो कॉटन से थ्रेड बनाता है, ठीक है, वहां से वो कलेक्ट करेगा, देन हिल गो जो थ्रेड से क्या करता है, कपड़ा तैयार करता है, फिर वो जाएगा किसके पास, जो कपड़े की क्या करता है, प्रिंटिंग करता है, एंड देन वेयर हिल गो जो उस कपड़े को
प्रॉपर जो है तैयार करता है, मतलब प्रिंटिंग के बाद की जो प्रोसेस होती है, चाहे उसको कलर देना हो या और कोई काम हो, वो करता है। और अगर मान लो एक स्टेप और ऐड करना हो कि उसको अगर रेडीमेड कपड़े बनाने हो, गारमेंट बनाने हो, तो उस हिसाब से उस कपड़े को प्रिपेयर किया जाएगा। तो अलग अलग जगह जो प्रोडक्शन सेंटर्स थे वो अलग अलग जगह लोकेटेड थे, जिसकी वजह से काम अलग तरीके से होता था। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग थिंग्स वर सिंपल। ओके, आपको लगेगा ये सिंपल कहाँ है, ये कॉम्प्लेक्स है, बट हाँ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा नहीं हो जाती थी क्योंकि उनको हैंडल करने का जो सेंटर था वो अलग अलग था। अब हुआ ये कि सारी चीजें एक ही जगह पर होने लगी। ओके, सारी चीजें एक ही जगह पर होने लगी, इसीलिए मैनेजमेंट और वर्कर डायरेक्ट कांटेक्ट में आने लगे। ओके, मैनेजमेंट और वर्कर डायरेक्ट कांटेक्ट में आने लगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आने लगी। ऐसा नहीं था पहले इनके बीच में प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, बट प्रॉब्लम को रिजोल्व कर लिया जाता था और उनसे पहले एग्रीमेंट होता था। यहाँ पर ये सर्वेंट नहीं है, ये खास बात है। यहाँ पे ये लोग जो हैं वो मर्चेंट के सर्वेंट नहीं है, ये इक्वल बेसिस पे काम कर रहे हैं। ओके, इनको कुछ डिमांड है और ये सप्लाई करे, इस तरीके से काम हो रहा है। बट जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है, एक न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है और उस न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नई प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड टेलर वाज द फर्स्ट वन जिसने इन सारी चीजों को डिस्कस किया। आई होप मैं थोड़ा सा ज्यादा लेंथी ना लेके गई हूँ चीजों को, पर थोड़ा बैकग्राउंड बताया मैंने ताकि समझने में बहुत इजी हो जाए कि वाई टेलर वाज इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब ये जो नई प्रॉब्लम आई थी वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, अब टेलर ने ये कहा कि प्रॉब्लम क्या है, मैनेजमेंट चाहती है कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो और वर्कर क्या चाहते हैं कि हमारी सैलरी ज्यादा हो। तो मैनेजमेंट का है प्रॉफिट और वर्कर का किस पे ध्यान है, सैलरी पे ध्यान है। वो टेलर सेड कि एक काम करते हैं, हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन को हम इंक्रीज करते हैं। प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो कंज्यूमर को भी फायदा है। कैसे? कंज्यूमर को अब चीजें मार्केट में इजीली मिलने लग जाएंगी। मैनेजमेंट को भी फायदा है बिकॉज ज्यादा चीजें बनेंगी, ज्यादा चीजें सेल होंगी, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उनको मिलेगा। और वर्कर के लिए भी फायदा है बिकॉज अगर वो ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा सैलरी इनको मिलेगी। अच्छा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा कौन? हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन? अल्टीमेटली वर्कर। ठीक है, वर्कर को मोटिवेट कैसे करेंगे? तो टेलर ने कुछ थ्योरी दी, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इसको समझाती हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें स्टडी करनी होगी। कैसे स्टडी? कि वो लोग काम क्या करते हैं, टाइम स्टडी, मोशन स्टडीज, ये सारी स्टडीज करनी होंगी। एक वर्कर 1 घंटे में, जैसे आपने मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे ना, कि 2 लोग मिलकर के किसी काम को 3 दिन में करते हैं तो 6 लोग मिलकर के किसी काम को कितने घंटे में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन समझे होंगे आपने। तो ये क्या है? ये काइंड ऑफ टाइम स्टडी है, टाइम एंड वर्क स्टडी, की इतने टाइम में इतना काम हो पाता है। तो इतना काम आप उसमें क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे में आप कोई एक यूनिट बना पाते हो किसी भी चीज की, तो ज्यादा अगर आपको यूनिट बनानी हो, ज्यादा काम आपने करना हो, तो कैसे करोगे? है ना? उसके लिए आपको पता, तो सबसे पहले स्टडी की जाएगी, फिर तरीके ढूंढे जाते हैं चीजों को इम्प्रूव करने के, काम को इम्प्रूव करने के। राइट? तो इस तरीके से टाइम एंड वर्क स्टडी हुई। फिर टेलर ने ये फाइंड आउट किया कि जो वर्कर है वो जानबूझ के अपने पोटेंशियल से कम काम करते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया फिनोमिना शोल्डरिंग का। ठीक है, कि वो जानबूझ के अपने पोटेंशियल से कम काम करते हैं क्योंकि वर्कर को लगता है कि अगर किसी दिन उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी तो मैनेजमेंट क्या करेगी? उनसे ज्यादा काम करवाएगी। और जो सरप्लस वर्कर्स हैं, ठीक है, पहले जिस काम को करने के लिए 10 वर्कर लगते थे, अब सब वर्कर्स ने अपने पीक पोटेंशियल पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब सिर्फ 7 वर्कर की रिक्वायरमेंट है, तो बाकी के बचे हुए 3 वर्कर को कंपनी निकाल देगी। तो इन सारे डर की वजह से शोल्जरिंग होती थी, यानी कि लोग अपने पोटेंशियल से कम काम करते थे। अब इसको खत्म करने के लिए टेलर ने कहा कि दूसरा तरीका अपनाओ। शोल्जरिंग को खत्म करने के लिए हमें मेंटल रेवोल्यूशन की जरूरत है। मेंटल रेवोल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बेसिकली एम्प्लॉयज के जो मेंटालिटी है, जो एटीट्यूड है, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। उनको हमें कुछ रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे ताकि वो इफेक्टिवली काम कर पाए। दूसरा, वो कैसे ऑर्डर्स लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज के अंदर। वो ऑर्डर किससे ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो कैसे ऑर्डर लेना चाहिए उनको, उसके बारे में इन्होंने बात करी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? बेसिकली इन्होंने कहा कि एक एम्प्लॉय को ऑर्डर देने के लिए एक वर्कर नहीं, 8 वर्कर होने चाहिए, 8 सुपीरियर होने चाहिए। ठीक है, 8 सुपरवाइजर का होना जरूरी है एक पर्सन को ऑर्डर देने के लिए। और इस पूरे फिनोमिना को नाम दिया गया किसका? फंक्शनल फोरमैनशिप का।
ओके आप ये मत समझिए कि चीजें मैं बहुत सिंपली आपको स्टोरी फॉर्मेट में बता रही हूँ तो बहुत मुश्किल होगा या फिर मैं चीजों को शॉर्ट करके बता रही हूँ, नहीं। एक्चुअल में चीजें ऐसी ही हैं, बस वहां पे थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज का यूज किया गया है। तो ये सारी टेलर ने बताई। फिर टेलर ने कहा कि देखो साइंटिफिकली काम करो। कैसे? जो भी आप काम करवा रहे हो, जो भी आपकी जॉब है, उसको अच्छे से एनालाइज करो, है ना। फिर जो वर्कर, जो पर्सन आप हायर करना चाह रहे हो, उसको आप सही से ट्रेन करो, सही से सेलेक्ट करो, पहली बात तो ये, और सही से ट्रेन करो। ओके, जॉब का हो गया, वर्कर का हो गया, एंड देन उसको सही राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी काम को करने के लिए सही पर्सन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर जब इतना सारा कुछ हो गया, देन उसको सही मेथड बताओ काम करने की। ये होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज राइट जॉब, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एंड राइट मेथड। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड वन बेस्ट वे। ये होता है सबसे बेहतर तरीका काम करने का। चलिए अपने नोट्स पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया था, इनकी कुछ मेन राइटिंग थी। अब थोड़ा सा बुक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पीस रेट सिस्टम के अंदर उन्होंने वेज एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करी, यानी इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क जिसने सैलरी सिस्टम को डिस्कस किया। ओके, सैलरी सिस्टम, किसी को कितनी सैलरी देनी चाहिए, खास करके प्राइवेट सेक्टर में आप किसको कितनी सैलरी दोगे। तो उन्होंने कहा कि आप एक पर्सन जो काम कर रहा है उसको ऑब्जर्व करो थ्रू द टाइम स्टडी। अभी मैंने आपको बताया टाइम स्टडी करो, यानी कि एक काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, स्टैंडर्ड रेट क्या है, ओके, फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क। देन काम को करने के लिए अलग अलग रेट सिस्टम है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपको कोई भी एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको स्मार्टफोन बनाना है, ठीक है। स्मार्टफोन ऐसा तो नहीं है कि सारा काम एक ही जगह हो रहा है, अलग अलग जगह अलग अलग काम हो रहा है, राइट। तो हो सकता है कहीं पर उसका जो डिस्प्ले वो तैयार हो रहा हो, कहीं पर उसका सॉफ्टवेयर वगैरह तैयार हो रहा हो, कहीं पर उसकी स्टोरेज तैयार हो रही हो, कहीं पर कुछ और तैयार हो रहा हो, या कहीं पर उसकी असेंबलिंग हो रही हो, राइट। अलग अलग जगह अलग अलग काम हो रहा है। तो इसको मैं ये कह सकती हूँ कि एक ही काम को हमने डिफरेंट पीसेस में बांट दिया, है ना। एक ही काम को मैंने डिफरेंट पीस में बांट दिया और हर एक को काम को कंप्लीट करने के लिए मैंने डिफरेंट जो है वो सैलरी बता दी। ओके, रेट सिस्टम मींस सैलरी। तो हर एक पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट सैलरी है भी। आपने अब उसका डिस्प्ले तैयार किया तो आपको डिफरेंट पेमेंट मिलेगी। अगर उसका सॉफ्टवेयर तैयार किया है तो उसके लिए अलग होगी, यानी कि काम के हिसाब से सैलरी डिसाइड करेगी। दूसरा, पेमेंट टू द मैन एंड नॉट टू द पोजीशन। ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है, पोजीशन के पैसे नहीं है, पेमेंट जो है मैन के पैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन बहुत अच्छा काम कर रहा है, ओके, तो उसके हिसाब से उसकी सैलरी होनी चाहिए, ना कि जस्ट वो प्रमोशन से उस जगह पे पहुंच गया तो फिर उसको सैलरी मिल जाए। जब हम पोजीशन के हिसाब से सैलरी देनी स्टार्ट कर देते हैं ना, कि सिंस वो है सुपरवाइजर है, ये वर्कर है, ये उसका एचओडी है, इस तरीके से हम सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाते हैं, तो फिर क्या होता है, करप्शन को बहुत स्पेस मिल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी द पेमेंट टू द मैन। काम जो करने वाला है, अगर वो इफेक्टिवली काम कर रहा है, उसको पैसे मिलने चाहिए। देन शॉप मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने क्या कहा। अच्छा, शॉप क्या होती है? शॉप होती है जैसे कोई फैक्ट्री है, ओके, यहाँ पे जो है वो फैक्ट्री है, यहां से गई वो होलसेलर के पास और होलसेलर से वो गई रिटेल वाले, है ना। तो रिटेल की जो होती है उसको हम कहते हैं शॉप, राइट। अब शॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अगर मैं इस सारों को एक ऑर्गेनाइजेशन मान लूं सबको, तो ये क्या होता है, लोवेस्ट लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ओके। और इस लोवेस्ट लेवल को क्या कहा गया है, शॉप फ्लोर। याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड एज शॉप फ्लोर, ओके। और इन्होंने कहा था कि जो लोवेस्ट लेवल ऑफ वर्कर है उनको कैसे आप ट्रीट करोगे, उसके लिए शॉप मैनेजमेंट नाम का उन्होंने पेपर पब्लिश किया था। So there he mentioned workshop organization and management and he focused basically on organization and management of workshop. वर्कशॉप क्या है, जहां पे अल्टीमेटली काम हो रहा है। जैसे ये तो क्या मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग और उसके हिसाब से बताया, एक ऑर्गेनाइजेशन में अल्टीमेटली डिसीजन मैनेजमेंट लेती है, लेकिन काम कौन करता है, काम जो है वो अल्टीमेट वर्कर को करते हैं। तो शॉप मैनेजमेंट का मतलब होता है लोवेस्ट लेवल ऑफ वर्कर। लोवेस्ट से मेरा मतलब पीएन नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में जो, जैसे स्मार्टफोन बनाने का आइडिया तो मैनेजमेंट का था, बट स्मार्टफोन बनाएगा कौन, वो होता है शॉप फ्लोर या फिर वर्कशॉप। तो ही सेड कि
there is a need to maintain low production unit cost and payment of high wages. Applying scientific method of research, स्टैंडर्डाइज करो वर्किंग कंडीशंस को, ट्रेनिंग करो ट्रेनिंग दो लोगों को, एंड देयर शुड बी कोऑपरेटिव रिलेशंस अमंग वर्कर एंड मैनेजमेंट. ठीक है, देखो इसमें ये कहा गया कि अगर किसी चीज को बनाने में हमने प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी, ठीक है, किसी चीज को बनाने में मान लो 100 रुपए लग रहे हैं आपके, और उसके बाद में थोड़ा और ज्यादा आपका पैसा लगने लगा, ऐसा नहीं होता, इससे नुकसान होगा. तो आप क्या करो, आप लो प्रोडक्शन यूनिट कॉस्ट लगाओ. आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वर्कर को फायदा हो, वर्कर को अच्छी सैलरी दो. रिसर्च के लिए साइंटिफिक तरीके लगाओ, काम करने के नए तरीके ढूंढो, अच्छे तरीके ढूंढो. वर्किंग कंडीशंस को स्टैंडर्डाइज करो, कुछ भी आपका डिस्क्रिशन बेसिस पे नहीं होना चाहिए, मनमानी जैसा कुछ नहीं होना चाहिए. अच्छी ट्रेनिंग दो, एंड वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए. एंड इसी में इन्होंने आर्ट ऑफ कटिंग मेटल बताई थी. आर्ट ऑफ कटिंग मेटल में इन्होंने जो है वो बेसिकली एक तरीके से काम को कैसे करते हैं उसके बारे में बताया था. मैंने आपको बताया ना, उन्होंने एक कटिंग टूल भी बनाया था. ठीक है, सो बेसिकली आर्ट ऑफ कटिंग टूल पेपर के अंदर इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में जिक्र किया, एंड इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलर देन एनी अदर थिंग. यहाँ पर इन्होंने कटिंग टूल डेवलप करे स्टील को कट करने के लिए. दूसरा, उन्होंने मोशन एंड टाइम स्टडी कंडक्ट कराई, एंड देन ही ऑल्सो एनालाइज्ड हाउ वर्कर्स आर गोइंग टू हैंडल द मटेरियल. मशीन्स के बारे में डिस्कस किया, टूल्स के बारे में डिस्कस किया, हाउ दे परफॉर्म द डिफरेंट वर्क. तो मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम थी? देखो प्रॉब्लम थी, टेलर ने भी एक्सेप्ट किया, टेलर का पेपर आ गया यहाँ पे, मतलब ठीक है. अच्छा, ये जो टॉपिक है, अभी तक हमने टेलर की लाइफ के बारे में पढ़ा, राइट. लाइफ के बारे में पढ़ने के बाद हमने देखा उनके जो पेपर्स हैं, जो वर्क है उनका, उनके बारे में थोड़ा सा एनालाइज किया. नाउ विल फाइंड आउट कि टेलर ने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसके बारे में क्या कहा, एग्जिस्टिंग सिस्टम को लेकर के टेलर का क्या व्यू पॉइंट था. ओके, प्रॉब्लम क्या थी उनके हिसाब से, तो लेट्स अंडरस्टैंड. ओके, टेलर ने कुछ डेफिशिएंसी बताई थी. पहला ये कि मैनेजमेंट को वर्कर और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, पहला. दूसरा, इफेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ वर्क है ही नहीं, कोई स्टैंडर्ड ही डेवलप नहीं हुआ. आज के दिन तो जैसे मैं 2022, 23, 24 की बात करूं तो हमारे पास एक इफेक्टिव मेथड है काम करने का, बट बिफोर दैट वी डिडंट हैव द इफेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ वर्क. इसके अलावा जॉब क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, शोल्डरिंग ऑफ वर्क. ये मैंने आपको बताया था, जिसमें क्या करते हैं वर्कर्स, जानबूझ के चीजों को डिले करते हैं. डिले में क्या होता है कि वो अपने पोटेंशियल से कम काम करते हैं, एंड रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट होता है उसी की वजह से. वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. देन फेलियर ऑफ मैनेजमेंट टू ऑफर प्रॉपर इंसेंटिव टू वर्कर टू ओवरकम द शोल्डरिंग. अब वर्कर अपने पोटेंशियल से कम काम करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके जो ये फिनोमिना है शोल्डरिंग का, इसको खत्म करने के लिए प्रॉपर इंसेंटिव ऑफर करें. देन जो डिसीजन लिए जाते हैं मैनेजमेंट के वो बहुत सारे अनसाइंटिफिक होते हैं. Lack of proper studies about the division of work among department and placement of worker without consideration of their abilities, aptitude and interest. देखो यहाँ पे आप पढ़ोगे तो you'll get to know कि most of problem किसके साथ है, मैनेजमेंट के साथ है. ठीक है, मैनेजमेंट अच्छी होगी तो वर्कर्स अच्छे होंगे. एक चीज बहुत खास है, ऑल्दो इनके हिसाब से प्रॉब्लम कहाँ है, मैनेजमेंट में. मैनेजमेंट को नहीं पता कि वर्कर को कैसे हैंडल करना है. ओके, एंड देयर इज अ ग्रेट थिंग टू एनालाइज. पूरा जब हम डॉक्यूमेंट डिस्कस करेंगे देन यू गेट टू नो. टेलर ने हमेशा कहा है, ठीक है, पूरे उसमें पता चलेगा. टेलर ने देखा कि ओके प्रॉब्लम किसके पास है, प्रॉब्लम का है मैनेजमेंट में, लेकिन सॉल्यूशन कहाँ है, सॉल्यूशन वर्कर्स के पास है. और इसको इनिशिएट कौन करेगा, इनिशिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट के पास. ये कुछ ऐसा ही है, मान लो बच्चों के नंबर बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन गलती किसकी है, टीचर की गलती है. ठीक है, बच्चों के नंबर कम आने की. अब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों के नंबर कैसे बढ़ाए. कुछ ऐसा ही है, अल्टीमेटली नंबर किसके बढ़ने चाहिए, बच्चों के नंबर बढ़ने चाहिए. तो वैसा ही है कि आपको क्या करना है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोल्जर्स के काम को इम्प्रूव करने की. तो एक बहुत एनालाइज करने वाली चीज ये है कि कहीं पर भी आपको वर्कर के द्वारा कहीं कोई इनिशिएटिव नहीं दिखाया जाएगा इन द साइंटिफिक मैनेजमेंट. इन्होंने कंप्लीटली निगेट किया है इनिशिएटिव बाय द वर्कर्स. ओके, अभी मे बी आप इतना अच्छे से रिलेट ना कर पा रहे हो, बट व्हेन वी विल डिस्कस ऑल द थ्योरीज तो आपको आइडिया होगा. अच्छा,
साइंटिफिक मैनेजमेंट का सबसे पहला जो डेवलपमेंट था, वो जो टर्म है, इट वाज कॉइन्ड बाय लुइस ब्रांडिस। एंड स्टार्टिंग में टेलर ने इस फ्रेज को, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टर्म है, इसको अपोज करा था बिकॉज ही वाज थिंकिंग कि ये बहुत ज्यादा अकेडमिक है। बट बाद में इन्होंने अपना जो है ये यूज कर लिया था, टर्म यूज कर ली थी। मोनोग्राफ था उनका, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पेपर था उनका। टेलर के हिसाब से साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या? इट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सी दे डू इट इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, हमें पता है कि हम अपने वर्कर से क्या चाहते हैं और हम वो उनको करते हुए देखते हैं इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। ओके, ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब एक चीज जो है मैं बीच में और ऐड करूंगी, जो नोट्स में नहीं दी गई, अलग से आपको मिल जाएंगे नोट्स उस चीज के। दैट वाज, देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ, इट स्टार्टेड विद टेलर। मतलब सबसे प्रोमिनेंट नाम टेलर का ही आता है 1856 से लेकर के 1915 तक। लेकिन 1880 से पहले का जो पीरियड है, बिफोर 1880, इट वाज टर्म्ड एज प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा। ओके, इट वाज टर्म्ड एज प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा। अच्छा, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, मैनेजमेंट के बारे में ऑलरेडी जब से सिविलाइज्ड सोसाइटी रही है, जब से लोगों ने चीजों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करा है, तब से मैनेजमेंट का जिक्र है। तो कोई टाइमलाइन नहीं है फिक्स। मैनेजमेंट का टाइम आपको मिल जाता है, एविडेंस मिल जाता है एंशिएंट ग्रीस में, रोमन कैथोलिक चर्च में, एंशिएंट इंडिया में, इवन आर्म फोर्सेस में। अगर आप चाइना को देखो तो वहां पर भी आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के तरीके मिल जाएंगे। चाइना में सिविल सर्विसेज बहुत पहले से है। सो हुआ ये, मैनेजमेंट का यूज किया जाने लगा। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो काम होता है उसको ऑर्गेनाइज करने में मैनेजमेंट का प्रोमिनेंट यूज आपको 19th सेंचुरी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट नाम आते हैं जो नोट्स में दिए गए हैं, एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी हैं इससे। पहला आता है, ये मैं बात कर रही हूँ प्री टेलर की सॉरी, प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा की। तो सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट ओवन का। ओके, ये एक टेक्सटाइल मिल मैनेजर थे स्कॉटलैंड में। 1800 से 1828 के बीच में इनकी स्टडीज आती है, बहुत सारी स्टडीज आती हैं। इस स्टडी के अंदर उन्होंने मेनली फोकस किया कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी ह्यूमन बीइंग है, और अगर हम उनको प्रॉपरली ट्रीट करें तो हम उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको हम बढ़ा सकते हैं। फिर आपने चार्ल्स बेबेज का नाम तो डेफिनेटली सुना होगा, नहीं सुना तो पता कर लीजिए चार्ल्स बेबेज कौन थे। चार्ल्स बेबेज ने बेसिकली बहुत सारी चीजों पे स्टडी करी। ही वाज अ ब्रिटिश प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। इन्होंने एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात करी थी, खास करके किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब डिसीजन लेते हैं तब। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो भी प्रॉब्लम्स है वहां पर हमें सॉल्यूशन ढूंढने के लिए साइंस और मैथ्स का यूज करना चाहिए। थर्ड आते हैं हेनरियन टाउन का जिक्र। हेनरियन टाउन 1886 में इन्होंने मैनेजमेंट टेक्निक को डेवलप करने की कोशिश करी थी, एंड दे ऑल्सो वर्कड टू अप्लाई दीज टेक्निक इन द फैक्ट्रीज। इसके अलावा एंड्रयू और चार्ल्स ड्यूपिन का नाम आता है इनिशियल कंट्रीब्यूटर के तौर पे टू द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। ओके, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, डोंट वरी, बाकी कल डिस्कस करते हैं। अब आपका काम ये है, ये मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ, क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन है आपका, trace the evolution of scientific management principles around the world। ठीक, खास करके यूरोप एंड जापान में। के बाद में आप बात करेंगे जर्मनी में, यूके में, फ्रांस में। ठीक है, ये इन्हीं की बहुत है। तो चलिए, आपकी तरफ से इतना ही बहुत है आज के लिए। इतना मतलब इतना टास्क कर लेना, मोर देन सफिशिएंट। और जितना बताया है उसको अच्छे से पढ़ लेना। ओके, अपनी तरफ से आप कुछ ऐड करना चाहें नोट्स के अंदर, इट इज अप टू यू, यू कैन डू दैट। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वुड रिकमेंड कि रेदर देन सर्चिंग मोर एंड मोर रिसोर्सेज, आप इन्हीं चीजों को अच्छे से एनालाइज करते हुए चलें। और दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करें। आई एम ट्राइंग टू कंपाइल अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जिसमें हम एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड 2022 से 2015 तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम राइट डाउन करें, ताकि एक आइडिया हो सके हमें कि हाउ यूपीएससी आस्क्स द क्वेश्चंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना हमें एक थोड़ा सा आइडिया दे देता है कि क्वेश्चंस जो है वो कैसे पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। ओके, गिव मी अ मिनट। कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास जिसमें आई कैन टेल यू कि ओके दिस इज हाउ यूपीएससी आस्क द क्वेश्चंस। जैसे कुछ मैंने थोड़ा सा 2021-22 के अंदर कंपाइल करा था। जैसे क्वेश्चन है, टेलरिज्म इज कंसिडर्ड वेरी कंट्रोवर्शियल डिस्पाइट इट्स पॉपुलैरिटी। एंड एक है 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि टेलर्स आइडियाज नीड modification in the context of post industrial economy in contemporary era। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी होते हैं अगर आपने सही से चीजों को टाइम पे एनालाइज कर लिया तो। यहाँ पे आपको जस्टिफाई करना था विद रीजन। अब इसके अंदर क्या दिया है, टेलर के आइडियाज को मॉडिफाई करने की जरूरत है प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से। देखो, टेलर का मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने कटिंग टूल पे बात करी, उन्होंने चीजों को हैंडल करने वाले मेथड पे बात करी, तो थोड़ा सा हमें ये लगता है कि प्रोडक्शन का जहां पे जिक्र आता है वहां पर टेलर को अप्लाई करना ईजी हो जाता है। बट आज के दिन सर्विस इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में टेलर के आइडियाज को हम कंप्लीटली चेंज नहीं कर रहे, बट ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन की जरूरत है। यहाँ पे आपको चीजों को जस्टिफाई करना था। आपके पास थे 250 शब्द और 20 मार्क के लिए क्वेश्चन था। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करते हैं। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर एंड बाय बाय।